नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं इस समय यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 7 के अंतर्गत जो 21 कहानी है, उस 21 कहानी से संबंधित ये मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। और इस सीरीज़ में मैं 21 कहानियों का बारी बारी से पाठ करता हूँ। उस पाठ करने वाले एक पार्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले मैं उस पार्टिकुलर कहानी से सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं, उस तथ्यों को करने के बाद हम उसमें जो मेन पात्र होते हैं, सारे पात्रों को मैं संकलित करके लाता हूँ। उसके बाद हम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद हम उस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ PYQ होते हैं, उस PYQ को करते हैं उसी वीडियो में। और उसके बाद एक वीडियो और हम आगे लेके आते हैं जिसमें मेरे द्वारा उस पार्टिकुलर कहानी से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं, प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक से अधिक जहां से बनती है, मैं उसे MCQ में डाल के प्रश्न बना के मैं लेके आता हूं। तो आप सभी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया है। कहानी भीष्म साहनी का है यह कहानी। इस कहानी का हम पूरा पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी में इस वीडियो में जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इसमें संपूर्ण कहानी का पाठ आपको मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा। PYQ सहित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक साथ मिल जाएंगे। इतना देखने से आपका एक बेहतर तैयारी आप कर पाओगे दिसंबर 2024 के लिए। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। तो तथ्य में देखिए कि अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी है यह। इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। आप इसे नोट कर लीजिए। यह कहानी पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है, जिसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। भीष्म साहनी की एक कहानी संग्रह है पटरियाँ। उस पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में कुल 14 कहानी है। उसी में एक कहानी अमृतसर आ गया कहानी भी संकलित है। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न बनने की अधिक से अधिक संभावना है। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है ऐसे प्रश्नों का क्रम कि सभी रचना आपको बाकायदा याद होनी चाहिए। उसके रचनाकार कौन है, रचनाकार के साथ साथ वह रचना किस रचना में प्रकाशित है, किस रचना में संकलित है, किस पत्रिका में प्रकाशित है सबसे पहले, और जिस संग्रह में संग्रहित है उसमें और अन्य कितनी रचनाएं संग्रहित हैं, ये भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए पटरिया कहानी में कुल 14 कहानी हैं संग्रहित हैं। पहली कहानी है पटरियाँ, दूसरी कहानी है अमृतसर आ गया, तीसरी ललक, चौथी नया मकान, पाँचवां तस्वीर, छठा मौका परस्त, सातवां जख्म, आठवां पैरों का निशान, नौवां अभी तो मैं जवान हूँ, 10वां रास्ता, 11वां इंद्रजाल, 12वां डोरे, 13वां ढोलक, 14वां भगौड़ा। आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। आगे की स्लाइड में आप देखिए इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य को हम इसलिए समझते हैं ताकि कहानी का एक मोटा मोटा खाका आपके सामने, एक मोटा मोटा बिंब बन जाए, उसकी पूरी विषय वस्तु आपके समक्ष तैयार हो जाए। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई कहानी है, अमृतसर आ गया है। इस कहानी में 1947 के भारत पाक बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक है। उसके बाद देखिए शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर असलसर की और यात्रा के दौरान के भयावहता और विनाश का वर्णन है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक और चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती यह कहानी है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। आगे की स्लाइड में इस कहानी से संबंधित जितने भी पात्र हैं उस पात्र को देखिए। इस कहानी में पूरे 6 पात्र हैं। लगभग एक कथावाचक है, क्योंकि ये मैं शैली में आया है तो कथावाचक बार बार वो कथावाचक देखने को मिलता है इस कहानी में।
उसके बाद एक सरदार हैं, 3 पठान हैं, पठानों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, एक दुबला बाबू है, एक बुढ़िया है और एक भिस्ती। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थे, इम्पॉर्टेंट तथ्य जो था वो पूरा हुआ। अब आगे हम चलते हैं, आगे इस कहानी से संबंधित इस कहानी का पाठ हम लाइन बाय लाइन करेंगे। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है अमृतसर आ गया है। यह 20 मिसानी की कहानी है। तो बारी बारी से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट ओपन कर लीजिए, नहीं है तो आप हमें मैसेज करिए और इसी पीडीएफ को मैं भेज दूंगा। इस पीडीएफ को सामने ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो चालू करके आप देख सकते हैं मेरे साथ। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बों में 3 पठान व्यापारी भी थे। 3 पठान का जिक्र आ गया है। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग का पोशाक पहने हुए ऊपरी बर्थ पर लेटा हुआ था। किस रंग का पोशाक पहने था? हरे रंग का। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था। दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था? पेशावर का। नोट करते जाइए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे ज़रूर देखते जाइए, क्योंकि किसी किसी वक्त में आपस में पश्तो में बातें करने लगे। किस लैंग्वेज में बातें करने लगते थे? पश्तो में। मेरे 1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थीं और मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। क्या देखने जा रहा था कथावाचक? दिल्ली में होने वाला जो स्वतंत्रता समारोह था उसे वह देखने जा रहा था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार जवाब यही होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या दुख है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौमें आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस छुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी सी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा।
खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी, खा ले। दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बापू ने पश्तो में कुछ कह दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बरगोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुख्म, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ ताल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में ही कह देता, वो कितना बुरा बात है, हम खाए और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अथलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख भरी और फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो आओ जनाना डिब्बे में बैठो। इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डिब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। वो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिमों, किस्ता खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। वजीराबाद स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। जो जितने भी स्टेशन का नाम आ रहा है आप नोट करते जाइए। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। वह छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे। 3 या 4 आदमी रहे होंगे। इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुल रहा था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया, जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया।
चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। किसका काम? हलवाई का काम। वह लोगों की शिकायत आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई थी। कितने वर्ष की उसकी लड़की थी? 16-17 वर्ष की। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़ाते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। और कोई डब्बा नहीं मिला? औरत जात को भी यहीं उठा लाया है? वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात मार दी। लात किसने मारा था? लात मुसाफिर को पठान ने। जो 3 पठान बैठे थे उसमें से एक ने मारा। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इधर, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी की चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। नेक बख्तो, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बेजालुमो, बैठने दो। मतलब उस बुढ़िया को कष्ट हो रहा था कि छोड़ो, जैसे सारे लोग हम लोग चल रहे हैं, ये एक और स्त्री है, इसे भी लेके चलते हैं। लेकिन कुछ सारे लोग ऐसा नहीं होते। जैसा कि इसमें ये भी कहा गया है कि लोग लोग रेलगाड़ी को ही अपने बाप का घर समझ लेते हैं। हालांकि वो लाइन पठान की है, लेकिन वो पठान के ऊपर ही सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया था तब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गईं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लागती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल से चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत तब तक किसी में नहीं हो पा रही थी कि कोई पठान का विरोध करे कि क्यों उनको तुमने लात मारा और क्यों इस तरह से तुमने गाड़ी से उन्हें उतार दिया। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा,
आग है। देखो आग के बीच फर्श पर लेट गया। देखो आग के बीच पर फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इससे ये पता चल रहा है उस दुबले बाबू को कुछ तो कष्ट है कि क्यों पठान ने उस औरत को मारा और उनको उतार दिया, उनका सामान फेंक दिया। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द की औरत है, सीट पर से उतर कर नीचे लेटता है, तू मर्द के नाम पर बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। ये जो दुबला बाबू था उसे कौन कह रहा है? दो तीनों पठान में से कोई एक कह रहा है। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर बैठ गया और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। देखा देखी बहुत कुछ होता है, ऐसा कहावत भी है, देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार से ऐसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चिंत थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला न था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी सो गई थी। ऊपर वाली फर्श पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मढ़ को तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी के बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज़ में बोला। हरबंश पूरा निकल गया। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी और जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा? जंजीर खींचूं? और खींची करके हंस दिया। जाहिर है वह हरवंशपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा था जिस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया।
और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, वो क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। कई बार मतलब वो गाली देता है। ओ बाबू, बक बक नहीं करो, ओ जंजीर के तुख्म, गाली मत बको, हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जवान खींच लेगा, गाली मत देना मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ दूँ तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ए, इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जिण जोगियों, आराम नाल बैठो, ए रब दियो बंदियो, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत के होठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छिड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के 3 पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वह कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठान को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुद्धचिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा। पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पूरियां खा ली थीं और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके
जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों के सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगें पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार के से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गुड़गुड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे, और उसके दाढ़ी थी, और उसकी दाढ़ी थी। दाढ़ी एक प्रतीक है। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 कटोरियाँ उठा रखी थीं। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को बार बार बुला रहा था। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकिनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया, और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी ने अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के 4 बार उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ।
उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की दो तीन धारें एक साथ फूट पड़ी। छुटमुटी में मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह दो एक बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और आ, उससे किस अदावत उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है। मतलब वो जो औरत है, अभी वो व्यक्ति जो ट्रेन में डिब्बे को पकड़ के चढ़ने की जो डंडी होती है उसे अभी पकड़े है, और उसकी औरत को भी पता है कि अभी उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, चोट वट बिल्कुल नहीं लगा है। आगे देखिए, वह अभी भी शायद यही समझ रही है कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा था। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे गिराया। मतलब उसका पूरा सर कट गया और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उस दोनों का सफ़र एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देख रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उसे सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगी। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर ये आप समझ सकते हैं कि रात भर में इस कहानी का एक विषय वस्तु है। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार अपने साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े कुर्ते वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल आ गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान,
और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा। अमृतसर आ गया है, कहानी समाप्त हुई। कहानी का पाठ हमने कर लिया। अब हम कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, पिछले वर्ष पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, मैं सभी का बारी बारी से मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ PYQ। मैं इस सबसे पहले PYQ को करते हैं। दोस्तों देखिए, PYQ को लाने का मकसद ये है इसी पार्ट में कि हम जिस कहानी को पढ़ते हैं तुरंत उस कहानी से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमें एक मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ चलो, हम कहानी पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, उसके बाद मैं उत्तर की तरफ चलता हूँ। यह प्रश्न UGC टेट दिसंबर 2023 में पूछा गया था। यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या यह फर्स्ट है, क्वेश्चन 1, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई थी? आपने देख लिया था। ऑप्शन है आपके सामने अमृतसर, वजीराबाद, जेहलम, हरबंसपुरा। इसका उत्तर है हरबंसपुरा। हम लिख देते हैं हरबंसपुरा। प्रश्न 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2, प्रश्न 2 में पूछा क्या गया है, हम देखते हैं। अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया। ये कौन कहता है? यह बुढ़िया कहती है। बी, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। सबसे लास्ट में ये सरदार जी कहते हैं। काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा। सी था। यह पठान कहता है। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। यह दाढ़ी वाला पठान जो था वह कहता है। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है। मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। यह जो मुसाफिर था जो सबसे पहले चढ़ता है, जिसे पठान ने लात मारा था जिसकी औरत को। हम देखते हैं कौन सी लाइन पहले है कौन सी बाद में है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है EACDB, दूसरा है CEADB, तीसरा है CAEDB, चौथा है ACBED। आप इसका उत्तर दे सकते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाते हुए इसका उत्तर दूंगा कि कौन सी पंक्ति को कैसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं, कहानी की घटनाओं को आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं, मैं बताता हूं। दोस्तों देखिए, जो पंक्ति बी है, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, यह पंक्ति सबसे लास्ट में आएगी, इसलिए चौथा ऑप्शन कट जाता है। मैं कहानी में चल के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, आप यहाँ पर है देखो, बड़े जीवट वाले हो बाबू। आप इसे इस तरह से देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। सबसे लास्ट में यह पंक्ति आती है, तो बी पर हम जा सकते हैं सबसे लास्ट में। उसके बाद सबसे पहली जो पंक्ति है हम उस पर चलते हैं। पहली पंक्ति जो है वो देखिए, सबसे पहले है काले बाबू ताकत आ जाएगी, अम जैसा हो जाएगा। सबसे पहले पठान क्या करता है, उन सभी को चिढ़ाता है, इसलिए सी सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए भी कट जाता है। उसके बाद हम देखें उस सी के बाद कौन सी पंक्ति आएगी, ए या ई को हमें चूज करना है। उसके बाद ए आएगा पंक्ति, क्योंकि मुसाफिर जब चढ़ने के लिए कहता है तो बुढ़िया उस समय बोलती है। सॉरी, ई आएगा, क्योंकि जब ये कह देता है कि मत घुसने दो जी, क्या कहते हो, धकेल दो पीछे। उसके बाद बुढ़िया कहती है तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची है उसके साथ। इसलिए हम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी, इसका क्रम होगा CEADB। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है 3। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या, देखते हैं। यह प्रश्न UGC नेट जून 2024 का जो लीक पेपर था उसमें पूछा गया था। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल किसने पूछा?
यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। सॉरी, यह उसने कहा था कहानी नामक कहानी से यह प्रश्न आ गया है गलती से। तो आज का जो PYQ था वो केवल 2-3 PYQ था। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो और कहानी पाठ के साथ साथ जो फैक्ट था वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, या फिर अन्य और भी अगर लिंक मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ तो दे दूँगा। वहाँ से आप मेरे से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और सुधार की क्या ज़रूरत है, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है, कितना लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं, हमें और कंटेंट को कैसे, आपको और सुधार कर कंटेंट कैसा चाहिए, आप बता सकते हो। मैं जो इम्प्लीमेंट करने लायक होगा मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। हम इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ बन सकते हैं, सॉरी MCQ बन सकते हैं, मैं वो सारे MCQ बना के लेके आऊँगा। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।